तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के जो भी हथियार, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी पूरी एक फेरिस्त है जो अफगानिस्तान के पास थी, अमेरिकी सैनिकों ने मुहैया कराई थी, अमेरिकी सरकार ने मुहैया कराई थी, आज वो तालिबान के पास है। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई तालिबान के पास जो ताकत मौजूद है वो ताकत जो अमेरिका के जरिए उसे मिली है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी जब तालिबान के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो अब आने वाले वक्त में तालिबान को क्या पहली बार खुली मान्यता दुनिया के वो तमाम देश दे देंगे जिन्होंने पहली बार नहीं दिया था। काले बादल तो मंडरा रहे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का जिक्र हो या फिर भारत की वैदेशिक नीति का जिक्र हो। शायद भारत के सामने इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत को अपनी अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव पास हुए उसको 15 दिन से भी कम दिन के भीतर तालिबान शब्द को हटाना पड़ गया। तालिबान शब्द को हटाना पड़ गया क्योंकि अब अफगानिस्तान तालिबान का है। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने पहली बार आकर खड़ी हुई है जिसमें उसे तय करना है, जब जुगलबंदी हो रही है तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की, चीन की और रशिया की, ऐसे में भारत का रुख क्या होगा। और खास तौर से तब भी जब इसी दौर में भारत ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया और चीन के साथ कहा सुनी भी इसी दौर में हुई जब अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा। लेकिन 2018 में जब दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका बातचीत की टेबल पर था तब भारत नहीं था। नाटो देशों के संबंध और आने वाले वक्त में नाटो देशों के साथ तालिबान किस तरीके से पेश आएगा या उनसे अमेरिका कैसे पेश आएगा, इस बात का जिक्र हो रहा था। यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत अमेरिका के साथ साउथ ईस्ट एशिया में संबंधों को लेकर खड़ा रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या वह अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि जिस तरह की जुगलबंदी अमेरिका से हटकर रूस, चीन और पाकिस्तान की तालिबान के साथ हो रही है, यहां यह बहुत साफ तौर पर समझने की जरूरत है। जिस समय रूसी फौज अफगानिस्तान छोड़ रही थी उस समय तालिबान का उदय हो रहा था, लेकिन जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा है तब तालिबान सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी संगठन के तौर पर उभरा है, जिसकी पहुंच और पकड़ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई देशों के साथ लगातार बैठकों में नजर आई है। वो बैठक चीन के साथ भी कर चुका है, वो रशिया के साथ भी कर चुका है। पाकिस्तान तो उसके साथ खड़ा है क्योंकि डूरंड लाइन जो दोनों के बीच में है उसे अफगानी और कहें तो पश्तून भी नहीं मानते हैं। यानी आवाजाही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन ब्रिटिशर्स ने खींची थी उसको ये मानते नहीं है, तो एक लिहाज से समझौता और कूटनीतिज्ञता या विदेश नीति यहां आकर फेल हो जाती है। दोनों आपको एक सरीखे नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान के भीतर से आवाज आने लगे कि आज नहीं तो कल किस रूप में, किस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान को संभालेगा, सरकार बनेगी, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं। आने वाले वक्त में आईएसआई और सेना जो पाकिस्तान की है उसका रुख एक साथ एक तरीके से नजर आएगा, जो भारत के लिए और बड़ी चुनौती के तौर पर है, खास तौर से कश्मीर के मद्देनजर। वो फहरिस्त बहुत बड़ी है। इसको इस लिहाज से समझे कि जानकारी सिर्फ इतनी आती है कि दरअसल जो एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हम्पी वाहन है उसको अमेरिका ने निष्क्रिय कर दिया है और अब वो किसी उपयोग के नहीं है। लेकिन अंदरूनी सच यह है कि जो अफगानिस्तान के पास जितनी बड़ी तादाद में हथियार थे वो सारे हथियार तालिबान के पास अब आ चुके हैं। अगर उस संख्या को महसूस करना शुरू कीजिएगा तो जब उस पर कब्जा तालिबान का हो चला है तो 167 विमान और हेलीकॉप्टर वह पूरे तरीके से तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती हैं तकरीबन 86 तालिबान अड्डों में लाए जा चुके हैं विमान और हेलीकॉप्टर। जो 33 ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर हैं इसका दुनिया के बाजार में एक की कीमत है तकरीबन 43 करोड़ रुपए, और 33 का मतलब है कि 1422 करोड़ के ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर तालिबान के पास हैं। 32 M117 हेलीकॉप्टर यानी इसकी कीमत तकरीबन दुनिया के बाजार में 12.5 करोड़ की है। ऐसे 32 M117 हेलीकॉप्टर जो कुल मिला के तकरीबन 400 करोड़ के बनते हैं वह भी तालिबान के पास है। जो C-130 हरक्यूलस हेलीकॉप्टर है इसकी कीमत 219 करोड़ की है। इसके 3 हेलीकॉप्टर यानी तकरीबन 650 करोड़ रुपए की कीमत के यह हेलीकॉप्टर भी तालिबान के पास हैं। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। मसलन मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 31 ऐसे व्हीकल हैं जिनकी एक की कीमत तकरीबन 10 करोड़ की बैठती है, यानी लगभग 340 करोड़ के ऐसे व्हीकल तालिबान के पास हैं। हमवी युद्धक वाहन जो कि लगभग $2.5 लाख के आते हैं, उसके लगभग 3000 के तकरीबन हमवी युद्धक वाहन भी तालिबान के पास हैं। 3558 जो कार्बाइन होती है, जो हम लोग लगातार देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के पास या फिर रिहायशी इलाकों में, जो कार्बाइन तालिबान चलाते हुए और उनके लड़ाके चलाते हुए नजर आते हैं, वो सारे के सारे एक लिहाज से उनकी संख्या बहुत बड़ी है। 3598 अगर M4 कार्बाइन है तो लगभग 64,000 मशीन गन है, 25,000 के तकरीबन ग्रेनेड लॉन्चर है,
इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौज वहां पर जो अफगानिस्तान को देकर आई, अफगानिस्तानी सेना को, वह ट्रांसफर हो चला है तालिबान के पास। और जो आधुनिक राइफल है इनकी तादाद भी तकरीबन 3.5 लाख है। तो आप जो कल्पना कर रहे होंगे कि काबुल की सड़कों पर किस तरीके से गोलियां चलती हैं, रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, ये सारी चीजें शिफ्ट हुई है। यानी इन्होंने खरीदा नहीं है, ये कब्जा किया गया है। और जब इस संख्या को आप जोड़ते चले जाएंगे तो यह तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की कीमत के भीतर में ये ट्रांसफर होते हैं। इतनी बड़ी कीमत, यानी कई देशों के इसमें अपने तौर पर जो उनका डिफेंस बजट होता है वह भी उसमें समा जाए। यह स्थिति तालिबान के पास उस हथियारों की है। और उस हथियारों के मद्देनजर यहां 2-3 चीज और समझने की जरूरत है। यह जब खबर आई कि अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के जो पूर्व सुरक्षा सचिव थे अमीनुल हक, वो लौट कर आ गए हैं, तो सवाल क्या है कि अलकायदा वहां पर जीवित है। दूसरा सवाल था कि इराक के भीतर में जब अमेरिकी सेना ने हमला किया तो यह कहकर किया कि इस्लामिक स्टेट पर यह हमला है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने अपने तौर पर तालिबान में अपनी मौजूदगी अपने हमलों के जरिए जताई। तो क्या यह माना जाए कि उनकी भी मौजूदगी तालिबान के भीतर है? और इन सब के बीच रूसी फौज जो है उसने तालिबान को लगातार मदद भी की और अमेरिकी फौज ने भी अपने तौर पर मदद की। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब अमेरिकी फौज वहां से जा चुकी है तो एक सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने वहां रहकर क्या किया। उसका जवाब यह था कि दरअसल लादेन को ढूंढा और मार दिया, जो 9/11 का दोषी था। कहा गया अलकायदा को नष्ट कर दिया गया, कहा गया कई बड़े आतंकवादियों को पकड़ा और इसी फहरिस्त में आईएस का नाम भी लिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि दरअसल इराक में आईएस को नष्ट करने के साथ कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तानाशाही को भी खत्म किया गया। और इसके बाद कहा गया जो बुनियादी ढांचा होता है अफगानिस्तान में वह अमेरिका ने खड़ा कर दिया, महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभर कर आ गया। लेकिन ये सारी चीजें मौजूदा वक्त में आपको दोबारा 20 साल पुरानी परिस्थितियों में अगर ले जाती है तो क्या यह माना जाए इस दौर में अमेरिका जिस भी देश में गया और भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली मित्रता निभाते हुए वहां पर लगभग $3 अरब भी इस रूप में फूका कि वहां डैम भी बनाए, स्कूल भी बनाए, हाईवे भी बनाए और पार्लियामेंट भी बना दी। इमारतों से डेमोक्रेसी नहीं आती है, पार्लियामेंट बनाने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और डॉलर से भी डेमोक्रेसी नहीं आती है, और डॉलर से टेररिज्म खत्म भी नहीं होता है। यह सारी तस्वीर तालिबान को लेकर बहुत साफ है। लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट के आश्रय हमको लगता है समझने की जरूरत है कि हमने इस बात का जिक्र क्यों किया। जब जुगलबंदी हो रही है चीन की, पाकिस्तान की और रशिया की, तो इसका असर भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद के भीतर क्यों हो गया ऐसा, जहां पर उसको तालिबान शब्द भी हटाना पड़ गया। 3 बैठकें हुई हैं 15 अगस्त के बाद से, जब काबुल को कब्जे में लिया है तालिबान ने और भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं वहां पर TS तिरुमूर्ति, उन्हीं के हस्ताक्षर से बयान जारी होता है। हम आपको बयान सुनाते हैं, इससे समझ पाइएगा कि भारत क्या धीरे धीरे समझ चुका है। एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर शायद 1990 वाला ये दौर नहीं है जहां पर तालिबान से 2-2 हाथ कर लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त भारत की अपनी मजबूती, उसकी अपनी कूटनीतिज्ञता, उसकी अपनी विदेशी संबंध और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रशिया के साथ संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध और नॉन अलाइनमेंट देशों के साथ भी खड़े होने की सोच, यह भी उस समय जीवित थी। लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। हमने हर चीज को नष्ट किया, हर चीज को खत्म किया है और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, और अमेरिका ने ही अपने तौर पर नाटो देशों को लेकर तालिबान से समझौता किया। भारत ने इस बात की दिशा में सोचा तक नहीं। इस परिस्थिति में भारत की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी संभालने की है। विदेश नीति के जरिए इस साउथ ईस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी को ताकतवर बनाने की भी जरूरत है, और देश के भीतर एकजुटता के साथ भारत की अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने की जरूरत है, जिस ताकत का एहसास हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर खोज कर साथ खड़े होकर इस दौर में गंवाते चले गए हैं। शायद इसीलिए इस बात का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये कतई नहीं था कि पाकिस्तान निशाने पर नहीं है। इसका मतलब ये था कि वह पड़ोस में तो रहेगा, संभल के और सहज कर चलना पड़ेगा। शायद इसीलिए कश्मीर की वाजपेयी नीति और वाजपेयी डॉक्ट्रिन आज भी लोग याद करते हैं, और भारत के भीतर में सब समुदाय को जोड़कर कैसे चलना है, यही भारत की असल ताकत है। इस ताकत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत की तरफ इस दृष्टि से देखेंगे कि यह देश को कहीं भी बांटा नहीं जा सकता है। चीन की विस्तार नीति भारत में आ नहीं सकती है, पाकिस्तान का टेररिज्म आ नहीं सकता है, और अगर तालिबान के जरिए एक कूटनीति बन रही है और एक जुगलबंदी हो रही है जो भारत के लिए परेशानी का सबब है, तो भारत अगर एकजुट है तो ये सारी चीज़ें भारत को डिगा नहीं सकती है। सच यह भी है। आने वाला वक्त बहुत चीज़ों को तय करेगा। सवाल यूनाइटेड नेशन का इसलिए नहीं है क्योंकि 2 देश एक तरफ खड़े हैं, 3 देश दूसरी तरफ खड़े हैं, और उन दोनों के बीच में तालिबान है
जिस शब्द को पहले प्रस्ताव में विरोध करते हुए उस शब्द को ही हटाना पड़ गया, वह भी भारत की अगुवाई करने वाले सुरक्षा परिषद की मीटिंग में, यह भी इतिहास में दर्ज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।